हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। परीक्षा आइडिया में आपका स्वागत है। मैं अंजू और आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों रहा है और इसके बारे में हम कुछ स्टैटिक फैक्ट भी जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेदुन थीवु द्वीप। नेदुन थीवु द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है और क्यों चर्चा में रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन आखिर होता क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा है, हम देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं सहित 5 माओवादी जो है वो मारे गए हैं। तो ये चर्चा में रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की वहां की जो मुठभेड़ हुआ था वहां 2 महिलाएं और उसके साथ माओवादी भी मारे गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट यहाँ फैक्ट जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और आप मैप पे लोकेट कीजिए छत्तीसगढ़ कहाँ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। और जितने भी नेशनल पार्क है इंडिया में, सारे नेशनल पार्क को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल पार्क साउथ में है, ये इंदिरा गांधी साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। तो इस तरीके से बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा सफारी, ये भी कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में बनेरघट्टा के बारे में। और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। दांडेली मोलेन कहाँ स्थित है, गोवा। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरीके से जितने भी नेशनल पार्क है उसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल हम जानते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में। इंद्रावती नेशनल पार्क क्या है, यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो यह भी ध्यान में रखना है। और 1983 में इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आखिर है क्या, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, लेकिन 1983 में 1983 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें बाघ अभयारण्य की, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों शुरुआत हुई थी, कि भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण की योजना है। और क्यों शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो भारत में बाघ के लुप्त उस टाइम क्या हो गए थे, लुप्त प्राय बाघ। तो उनके जनजाति, उनके प्रजाति को सुरक्षा रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में टोटल 52 टाइगर रिजर्व है। टोटल भारत में, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी 1973 में। और भारत में टोटल टोटल 52 टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। तो इसको भी हमें साथ ही साथ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पार्क का नाम इंद्रावती नदी से लिया गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इंद्रावती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और अगर हम बात करें, मतलब कि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब ये
जिस तरीके से बाकी सारी नदियां वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। तो अगर हम बात करें इंद्रावती नदी की, तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी नदी की, गोदावरी रिवर की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है? इंद्रावती नदी की उद्गम जो होती है कहाँ से होती है? तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले से इसका उद्गम, अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन है उड़ीसा के कालाहांडी जिले, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो इसको भी हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, क्योंकि यहाँ बात आ गई है कि इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी का अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ क्या है? त्र्यंबकेश्वर के पास से इसका उद्गम है। और अगर हम बात करें इसकी सहायक नदी की, तो इंद्रावती के अलावा इसकी सहायक नदी है प्राणहिता। इसके बारे में हमने पूर्णा भी सहायक नदी है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी। प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, सबरी, प्रवार, मंजीरा, मनेर, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। तो मुख्य सहायक नदी की अगर हम बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता और पूर्णा भी इसकी सहायक नदी है, पूर्णा। और ये हमने देखा कि इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी। तो हम जब ज्योग्राफी का लास्ट ईयर पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने देखा था किस तरीके से नदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, और भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। स्थलाकृतियां कैसी है इसकी? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की हम अगर बात करें तो स्थलाकृतियां इसकी है, इसमें मुख्य रूप से समुद्र तट से 177 से 599 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके इसमें शामिल है। किसमें? इंद्रावती नेशनल पार्क में। अब हम देखते हैं कि यहाँ की वनस्पतियां कैसी होती है। तो इंद्रावती में 3 प्रमुख वन प्रकार पहचाने गए हैं, जैसे कि सागौन के साथ नम मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है, और सागौन के बिना नम मिश्रित पर्णपाती वन। तो सागौन के साथ भी रहता है और सागौन के बिना भी रहता है। दक्षिण शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन और वनस्पति में है, जो कि कुछ सामान्य प्रजातियों में, जैसे कि अगर हम बात करें तो सागौन, कारा, कुल्लू, आचार, शीशम, सेमल, हंदू, अर्जुन, बेल, जामुन शामिल, ये सारे यहाँ वनस्पतियां पाई जाती है। अगर हम बात करें जीव की, तो यहाँ दुर्लभ जंगली भैंसे पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जानवर की अगर हम बात करें तो नीलगाय, काला हिरन, सांभर, गौर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सुस्त, भालू आदि यहाँ जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो हमने इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में हमने जाना और इसके बारे में हमने देखा भी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो नेदुन थीवू द्वीप के बारे में है, कि नेदुन थीवू द्वीप आखिर है क्या और चर्चा में क्यों है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हाल ही में नेदुन थीवू द्वीप के पास मछली पकड़ते समय श्रीलंकाई नौसेना द्वारा क्या हुआ? 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ से हम जानते हैं नेदुन थीवू द्वीप आखिर है क्या। नेदुन थीवू द्वीप, जिसे कि कभी कभी नेदुन थीवू के नाम से भी जाना जाता है, और ये श्रीलंका के उत्तरी भाग,
ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पाक जलडमरू मध्य में पड़ने वाला सबसे बड़ा द्वीप है। तो पाक जलडमरू मध्य भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो पाक स्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं वो भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और यहीं पे क्या है, इसके साउथ में अगर हम बात करें पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट के साउथ में अगर हम बात करें वहां गल्फ ऑफ मन्नार है। जैसे कि आप इंडिया का डायग्राम अगर आप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं, अगर हम इंडिया की मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में श्रीलंका यहाँ है, आपने देखा ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया से किस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये है पाक स्टेट, ठीक है, पाक जल संधि, पाक स्टेट। और इस वाले एरिया में है क्या, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य की स्थिति कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है, तो लोकेशन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। इसे ड्वेल्थ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि डच उपनिवेशवादियों ने इसे कहा था। इस द्वीप का क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो 50 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो है 8 किलोमीटर है। किस द्वीप की हम बात कर रहे हैं, ये है नेदुन थीवू द्वीप, और ये कहाँ स्थित है, श्रीलंका के उत्तरी भागों में पाक जलडमरू में पड़ने वाला सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब कि ये पाक जलडमरू में स्थित है। कल भी हमने एक द्वीप के बारे में पढ़ा था और उसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस द्वीप के बारे में कल हमने पढ़ा था, जो कि कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप, ठीक है। और इसके अधिकतम चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस द्वीप की एक अनूठी विशेषता है कि यह समतल और अंडाकार, ठीक है, तो इसका आकार कैसा है, तो ये समतल है और अंडाकार आकार का है। इसका साइज की अगर हम बात करें तो जो कि हर समय हवा से बहता रहता है, जो इस जगह को बहुत ही सुकून देने वाला बनाता है। तो मतलब कि इस द्वीप में बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, लोग वहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं, ठीक है। इस द्वीप पर मृत मूंगों के टुकड़ों से बना एक डच किला भी है और यह 4800 तमिल लोगों की आबादी का घर है, जो द्वीप के उत्तरी आधे हिस्से में ही परिसरों में ये रहते हैं, जो तमिल लोग रहते हैं। तो हमने क्या देखा, नेदुन थीवू द्वीप के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन न्यूज में क्यों रहा है और आखिर ये है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। तो केरल के कोझिकोड में प्रसिद्ध कप्पर बीच और कन्नूर में चल बीच को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रतिष्ठित जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। किसको, केरल में स्थित क्या है, कोझिकोड में प्रसिद्ध कौन कौन सा बीच है, कप्पर बीच और कन्नूर में चल बीच। तो इसको भी आप ध्यान में रखना है, किस किस बीच को वहां पे इसमें शामिल किया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन सम्मानित किया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाइनर में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये मैप आपको क्लियर विजिबल नहीं है अभी। भारत में टोटल 12 बीचें हैं जिसको कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, और वो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियर, आपको बता दिया जाए, आप देख लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। मैप में आप देखिए किस किस बीच को जो दिया हुआ है जिसको ब्लू बीच, अभी फिलहाल के लिए आप जानिए कि टोटल 12 बीचेस हैं जिसको कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर ब्लू फ्लैग प्रमाणन है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। तो यह डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर
इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। तो ये इको लेवल है, इन्वायरमेंट के पर्पज से दिया जाता है, इन्वायरमेंट के सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इस तरीके से और भी है, जैसे कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो फी है, जो कि इसके और भी अन्य कार्यक्रम है, और उस अन्य कार्यक्रम में ये भी शामिल है, इको स्कूल भी शामिल है, और लीफ मतलब लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट वो भी शामिल है। इसी के अंतर्गत पर्यावरण के लिए युवा रिपोर्टर शामिल है, ग्रीन की इस इंटरनेशनल शामिल है, और इसी के अंदर ब्लू फ्लैग प्रमाणन भी शामिल है। तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, यह समुद्र तटों, मरीना और टिकाऊ पर्यटन नौकाओं के लिए दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक है, और यह 4 मुख्य मानदंडों के माध्यम से, जैसे मीठे पानी और समुद्री जल क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देता है। अब बात हम करते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास मतलब होता है कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल है, तो उस प्राकृतिक संसाधन का हम इस तरीके से उपयोग करें ताकि हमारे आगे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सके। तो इसका क्या है, समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देता है, और जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा और सुरक्षा भी इसके तहत किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं सतत विकास की। तो इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी सतत विकास लक्ष्य SDG 17 टोटल लक्ष्य है, निर्धारित किया गया है, 2015 में निर्धारित किया गया था इसको, और 2016 से ये लागू किया गया, और ऐसा लक्ष्य लिया जाए, जैसे कि हम भी आप लोग भी टारगेट बनाते हैं कि इतने से इतने टाइम तक मुझे कंप्लीट करना है। उसी तरीके से SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और टोटल कितने SDG है, टोटल 17 SDG है, और वो कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी हम यहाँ जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं ब्लू फ्लैग के बारे में। ब्लू फ्लैग का मिशन जो है पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास प्रथाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्लियर करना है इसको। नेक्स्ट है नीली सूची में अन्य भारतीय समुद्री तट है, जैसे कि शिवराजपुर गुजरात, घोघला द्वीप, कासरकोड और पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, कप्पर केरल, ऋषिकोंड आंध्र प्रदेश में है, और गोल्डन ओडिशा में गोल्डन द्वीप, राधानगर अंडमान और निकोबार में है, और तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में ईडन एंड मिनिकॉय, थुडी बीच और लक्षद्वीप कदमत बीच, ये सारे इसमें शामिल है। किसमें, नीली सूची में, मतलब कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन में। जो अभी हमने मैप पे देखा था उसमें हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वही है 8-12 जो कि शिवराजपुर जो गुजरात में है, घोघला द्वीप, ये सारे को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने जान लिया कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्यों दिया जाता है, क्या इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इसको हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। तो हम देखते हैं एक एक करके कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हम देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास शून्य गरीबी, 0 हंगर होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, ऐसा टारगेट में रखा गया है। शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात हम करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक अभी भी टाइम लगेगा आने में, लेकिन आएगा। लेकिन जेंडर इक्वालिटी भी लाना है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है।
उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं में कमी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता 5 है, SDG 5, और SDG 10 जो है असमानताओं में कमी। वहीं अगर हम बात करें 11 की तो संवहनीय शहर और समुदाय, और 12 की है तो संवहनीय उपयोग और उत्पादन, और SDG 13 में है जो कि जलवायु कार्रवाई, जो कि जलवायु आज के क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट पे असर हो रहा है, तो उस पर हमें कार्रवाई करना है। 14 जो है जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों को भी हमें ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा करना है, वाटर पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है। थलीय जीवों की सुरक्षा, पहले जल के जीव को सुरक्षा कीजिए, उसके बाद थल के जीव को सुरक्षा कीजिए। SDG 15 में दिया हुआ है कि थल पे जो लैंड एरिया में जो जीव रह रहे हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराना। वहीं अगर हम बात करें 16 की तो 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं के बारे में बात किया गया है। और 17 है जो कि लास्ट है, लक्ष्य है तो भागीदार, आपको कितना आप लक्ष्य के तरफ आप भागीदार हो, कितना उसमें आप अपनी इनपुट आप उसमें दे रहे हो, कितने हम इस जो हमारे पास 17 लक्ष्य है इसको हम किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, कितना हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा सतत विकास लक्ष्य के बारे में, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही केवल प्रीलिम्स बल्कि आपके मेंस के में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग लिखने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप UPSC या स्टेट PCS या UPSC का प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा आइडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको हर तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।